हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे थे रियल टाइम वर्क ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। तो जहाँ पे हमने देखा था जो हमारे एसएपी के प्रोजेक्ट थे वो हमने देख लिया था, और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो भी हमने देख लिया था, और एसएपी मेथोडोलॉजी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसका सारे जो स्टेप्स हैं वो हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया था सपोर्ट प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ क्या रहता है। तो जैसे कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में हमको टिकट्स देखना रहता है, सीआर प्रोसेस देखना रहता है, एसआर प्रोसेस देखना रहता है, टीम मीटिंग्स करना रहता है, एसएलए एंड टीआरटी रहता है, और हमारा बैच जॉब जो है रहता है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारा टिकट हैंडलिंग प्रोसेस है, या फिर जो भी आपका सीआर हैंडलिंग या फिर एसआर हैंडलिंग प्रोसेस है वो काम कैसे करता है, वो सारा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास के अंदर जाने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिल रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टिकटिंग प्रोसीजर, टिकट्स कैसे आते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो टिकट्स में जाने से पहले आपको दो चीज़ जानने की ज़रूरत है। एक होता है एसएलए, दूसरा होता है टीआरटी। तो चलिए देखते हैं एसएलए क्या होता है। तो एसएलए यानी कि जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, एसएलए यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, क्लाइंट टू कस्टमर। तो सपोज हम आईटी कंपनी में हैं और हमारा जो क्लाइंट या फिर कस्टमर रहेगा उसके साथ हमको एक एग्रीमेंट बनाना है। वो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए, आपका क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये बेसिकली एसएलए जो रहता है ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में रहता है। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपको क्या इशू आ रहा है और आपका इशू को रिजॉल्व करना है, कितने टाइम में आपको रिजॉल्व करना है, वो सारा डिटेल्स जो है आपका एग्रीमेंट में होता है कि आपको एग्रीमेंट के हिसाब से आपको जो है टिकट जो है उसको रिजॉल्व करके देना है। जो भी टिकट्स हो, आपको एसआर हो या फिर सीआर हो, आपका रेगुलर जो टिकट्स होता है, इंसिडेंट टिकट होता है, वो सारा जो चीज़ें होता है उसको आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे एसएलए में सबसे पहले आता है इंसिडेंट टिकट प्रायोरिटी। तो इंसिडेंट टिकट जैसे कि इंसिडेंट आएगा तो सबसे पहले जो आपका रेगुलर टिकट हैंडलिंग जो हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट टिकट हैंडलिंग। यानी कि आपका जो यूज़र है, बिजनेस यूज़र जो है, आपका क्लाइंट जो है, उसको जब वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, उसके टाइम पे अगर उसको कोई भी इशू आता है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। तो जो भी इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के लेवल पे हमारा क्या होता है, टिकट क्रिएट होता है। तो वो इस इंसिडेंट के हिसाब से हमको उसको रिजॉल्व करना रहता है। यहाँ पे कोई चेंजेस अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, आपको बस इशू जो है वो इशू को कहाँ से क्या वो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके अगर आपके स्कोप में होगा, इंसिडेंट के स्कोप में होगा, तो आपको इंसिडेंट के स्कोप में उसको रिजॉल्व करना है। नहीं तो आपको कस्टमर को आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे इस चीज़ की वजह से आ रहा है। अगर आपको सपोज कोई टेबल लेवल में चेंज करना है या फिर उसके लिए कोई कस्टम जो एक सिनेरियो है वो डेवलप करना है, तो उसके हिसाब से आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उसके लिए एक एसआर या फिर सीआर जो है उसके लिए वो रिलीज करिए। तो यहाँ पे इंसिडेंट के हिसाब से हमारा जो टिकट प्रायोरिटी आता है, सबसे पहले आता है P1 टिकट, जिसको हम हाई प्रायोरिटी टिकट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे P1 टिकट यानी कि यहाँ पे आपका, अगर आपका जो कस्टमर का बिजनेस है, अगर वो ग्लोबल लेवल पे, सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, कस्टमर का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको कुछ भी इशू आ रहा है। सपोज आज उसका आउटेज हो गया। आउटेज किसको बोलते हैं, सपोज कोई भी कुछ भी जैसे कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं आउटेज। या फिर कोई पीओ सेव हो रहा है, पीओ कोई सेव नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं आउटेज। नॉर्मली आपको पता होगा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो काफ़ी टाइम में आप लोगों को मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए होंगे।
तो यहाँ पे आपको पता है कि कभी कभी फेसबुक पे या फिर कभी कभी ट्विटर पे या फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे आउटेज आता है, मतलब आपका मैसेज कभी जाता नहीं है, मैसेज आता नहीं है, वहाँ पे लोड नहीं होता है, कुछ आपको अपडेट नहीं दिखाता है, तो उसको बोलते हैं आउटेज। तो सिमिलरली हमारे भी बिजनेस में अगर आपका सपोज कस्टमर जो है कोई भी ट्रांजेक्शन कर नहीं पाता है, तो उसको अगर वो ग्लोबल लेवल पे होता है तो उसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट, अगर ऐसा कुछ टिकट आए जिसपे ग्लोबल लेवल पे इशू होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई प्रायोरिटी टिकट या फिर P1 टिकट। तो P1 टिकट जो रहता है वो हाई प्रायोरिटी में रहता है, यहाँ पे कस्टमर का पूरा बिजनेस जो है वो इम्पैक्टेड रहता है। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है P2 का इंसिडेंट। P2 में जो है हाई इम्पैक्ट रहता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, सपोज आपका कस्टमर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन उसका सिर्फ सपोज इंडिया बिजनेस या फिर सिर्फ यूएस बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, यूएस में टोटल यूएस में का जो साइट है वहाँ पे काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे आप P2 इंसिडेंट जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आप एंड यूज़र हो तो आप P2 जो रहता है टिकट रहता है वो आप रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो P2 टाइप का इंसिडेंट होता है ये P1 से थोड़ा सा लोअर इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसका भी जैसे कि हमारा एक रीजन होता है, एक रीजन हमारा इम्पैक्टेड है, तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। नेक्स्ट जो आता है वो है P3 या फिर मीडियम इम्पैक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे कोई भी लोकेशन यानी कि कोई रीजन या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई भी आउटेज नहीं होता है, मतलब सारे यूजर्स जो है वो काम करने के लिए उनको डिफिकल्टी रहता है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर, सपोज क्या होता है 3 से 5 यूजर को सिमिलर प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज आपने कोई आउटपुट टाइप कॉन्फ़िगर किया, आउटपुट टाइप कॉन्फ़िगर करने के बाद आउटपुट टाइप जो रहता है वो एक सिंपल रीजन के लिए रहता है या फिर कोई भी स्पेसिफिक पीओ के लिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीओ के लिए रहता है, तो उसके लिए अगर कोई भी इशू आता है तो उसको आप नॉर्मली P3 का इशू बता सकते हैं कि P3 का ऐसा वाला इशू आ सकता है जहाँ पे मल्टीपल यूजर, सपोज एक रीजन के या फिर डिफरेंट रीजन के सपोज मल्टीपल यूजर्स जो है अफेक्टेड है, मतलब सपोज 20 से 30 यूजर या फिर 20 से 40 यूजर जो होते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पे, कभी भी नंबर्स किसी को मत बोलिए कि 30 या 50। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर मतलब मल्टीपल यूजर्स जो है वो अफेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको मीडियम लेवल का, मीडियम इम्पैक्ट का एक टिकट मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है P4 यानी कि लो इम्पैक्ट का जो इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल यूजर अफेक्टेड होता है, मतलब सिंगल कोई भी एक यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज आप देखते हो ना, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी बोलते हो कि मुझे ये वाला सिनेरियो में मुझे इशू आ रहा है, ये वाला मेरा सेव नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी इशू आ रहा है। तो सिमिलरली आपके बिजनेस में जब आप काम करोगे तो आपके जो बिजनेस यूजर्स होंगे उनको शायद हो सकता है कि कोई एक एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई एक यूजर को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, लो इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूजर अफेक्टेड है, उससे ज़्यादा बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारे लो इम्पैक्ट में रहता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये हमारे एसएलए में ये सारे इम्पैक्ट जो रहेंगे, जो टिकट्स रहेंगे उनका प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो आप इतने टाइप का या फिर आप हो सकता है कोई दूसरे टाइप का प्रायोरिटी का टिकट भी हो आपके पास, लेकिन नॉर्मली जो है वो इतने टाइप का ही प्रायोरिटी का टिकट आता है। पहले P1 आता है जो हाई प्रायोरिटी वाला होता है, P2 आता है जो आता है आपका मतलब P1 अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी बोले तो हाई प्रायोरिटी में P2 आएगा, मीडियम प्रायोरिटी में P3 आएगा, लो प्रायोरिटी में P4 आएगा जहाँ पे सिंगल यूजर का इशू रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको रिजोल्यूशन भी उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है वो आता है TRT, तो टारगेट रिजोल्यूशन टाइम। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इम्पैक्ट के हिसाब से हमने प्रायोरिटी टिकट के बनाया हुआ है, तो उसी प्रायोरिटी के हिसाब से हमें टिकट भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो टिकट के हिसाब से P1 का अगर इशू होता है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इशू होता है, जैसे ग्लोबल आउटेज अगर होता है, तो उसके लिए हमको जो रिजोल्यूशन है वो 4 घंटे के अंदर अंदर देना है। हो सकता है कि ये टाइम वैरी करे डिफरेंट टू डिफरेंट बिजनेस के अंदर,
ऑन एवरेज यही टाइम होता है P1 इंसिडेंट के लिए। P1 इंसिडेंट के लिए नॉर्मली 4 घंटे का टाइम लिमिट रहता है। 4 घंटे के अंदर आपको जो है वो इशू रिजॉल्व करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर कंपनी का बिजनेस या फिर आपका क्लाइंट का बिजनेस अगर बंद होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए P1 का जो इंसिडेंट है उसको 4 घंटे के अंदर ही आपको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आता है P2 का इंसिडेंट आता है। P2 का इंसिडेंट जो आता है वहाँ पे एक रीजन के अंदर जैसे कि हमने इफेक्ट जो देखा था तो वो एक रीजन को अफेक्ट करता है, तो उसके लिए इसका जो टाइमलाइन है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको हम 8 घंटे के अंदर जो है हमको रिजॉल्व करके देना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है P3 का इंसिडेंट। तो P3 का इंसिडेंट इतना हमारे लिए मीडियम इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसके लिए 16 आवर का लिमिट रहता है। एंड अगेन ये सारे जो टाइमलाइन है ये मैं एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। आपके एसएलए के हिसाब से आपके आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे एसएलए डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा P4 का इंसिडेंट। यहाँ पे P4 के लिए 40 आवर्स का लिमिट रहता है। और ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग कैसे काम करेगा, सपोज आपका P2 का जो इंसिडेंट है 8 आवर का 8 आवर का रहेगा। तो अगर आपका 24/7 सपोर्ट रहता है तो यहाँ पे 8 आवर्स का मतलब 8 घंटा होता है। 8 घंटे के अंदर आपको ये कंप्लीट करके देना है। अगर आपका सपोज आपका सपोर्ट जो है आपका एक लिमिटेड सपोज सपोर्ट है, तो सपोज आपका क्लाइंट का बिजनेस जो है वहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ जनरल शिफ्ट में काम होता है। मतलब सपोज क्या होता है, आपको काम करना है सिर्फ 9 to 6 आपको काम करना है। तो क्लाइंट का काम के हिसाब से 9 to 6 आपको सपोर्ट देना है। 9 to 6 का सपोर्ट देने के बाद अगर उसके बाद कुछ भी इशू आता है तो वो जाता है, सपोज कोई हाई प्रायोरिटी कॉल हो गया या फिर कुछ भी इंसिडेंट हो गया, तो उसके लिए हम अलग सा एक टर्म होता है उसको हम ऑन कॉल सपोर्ट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे, डिटेल्स आगे जानेंगे ऑन कॉल सपोर्ट क्या होता है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, आपको कैसे वो सपोर्ट देना है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कंपनी का, अगर आपका क्लाइंट का 24/7 आपका जैसे एसएलए में मेंटेन होगा, जैसे आपका एसएलए में होगा उसके हिसाब से आपका ये जो P2 का इंसिडेंट है या तो आपको 8 घंटे में या तो आपको एक दिन में करके देना है। अगर आपका 24/7 है तो ये आपका 8 घंटे का लिमिट रहता है। और अगर ये आपका 24/7 के सपोर्ट में नहीं आता है, अगर आपका कोई शिफ्ट टाइमिंग भी उसके अंदर मेंशन है, तो नॉर्मली हमारा क्या होता है 8 घंटे का शिफ्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपका अगर ये इशू आज आया तो उसको कल के अंदर या फिर आज के अंदर ही आपको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आता है P3 का इंसिडेंट। P3 का इंसिडेंट 16 आवर्स के लिए आता है। तो 16 आवर्स सेम यहाँ पे लागू होता है। अगर आप 16 आवर्स में सपोज आपका आप यहाँ पे 24/7 सपोर्ट पे हो, तो 16 आवर्स यानी कि आपको एक दिन के अंदर, सपोज आज रात को भी अगर कोई इशू आपका यहाँ पे जनरेट होता है तो आपको कल 16 आवर पूरा होने से पहले ही आपको इसको रिजॉल्व करना है। अगर आपका शिफ्ट नहीं है, अगर आप सिर्फ एक शिफ्ट के हिसाब से इसको सपोर्ट दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 दिन के अंदर यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज आज आपका जो टिकट है वो रेज हुआ है तो आपको आप इसको अगले आने वाले 2 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करके दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है P4 यानी कि 40 आवर्स। तो 40 आवर्स भी सिमिलरली अगर आपका 24/7 सपोर्ट है तो आपको 40 आवर्स यानी कि एक दिन में 24 आवर्स प्लस अगले एक दिन का जो रहता है वो 16 आवर्स का रहता है। तो यहाँ पे 1 डे एन प्लस 16 आवर्स के अंदर आपको जो है P4 इंसिडेंट जो है वो सॉल्व करके देना रहता है। सिमिलरली अगर आपका जो सपोर्ट है वो लिमिटेड टू 1 शिफ्ट है, सपोज आप सिर्फ जनरल शिफ्ट में नॉर्मल सपोर्ट जो है वो आप सिर्फ जनरल शिफ्ट के लिए दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो 40 आवर्स होता है वो 5 दिन का होता है, यानी कि एक हफ्ते में आपको जो इंसिडेंट है वो रिजॉल्व करके देना रहता है। और फिर उसके हिसाब से भी आपका जो टिकट अगर प्रायोरिटी के लिए टाइमिंग अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर उसके लिए उसका जो सीवियरिटी है वो उतना कम ही रहता है। तो नॉर्मली ये बेसिकली होता है ओवरव्यू टीआरटी का। तो नॉर्मली क्या होता है अगर आप जूनियर लेवल के कंसल्टेंट हो, बेसिकली आपको ये P4 एंड P3 का जो इंसिडेंट रहता है उसको आपको सपोर्ट करना रहता है। जहाँ पे आपको अगर हम हाईएस्ट मतलब अगर हम इसको एक प्रायोरिटी के हिसाब से हाईएस्ट अगर 24/7 सपोर्ट वाला
सिनेरियो में देखें तो आपको जो 40 आवर्स वाला टिकट रहता है P4 को आपको 2 दिन में, ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर आपको इसको सॉल्व करना रहता है, और जो P3 का इंसिडेंट है इसको आपको 16 आवर्स के अंदर सॉल्व करना रहता है। तो यही दोनों टाइप का इशू जो है मैक्सिमम जो है जूनियर लेवल के कंसल्टेंट, या फिर अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हो तो आपको इसी टिकट के ऊपर अगर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर भी सीनियर लेवल के कंसल्टेंट है, लीड कंसल्टेंट है, तो वो लोगों का काम है अगर कोई P2 इंसिडेंट आता है, कोई P1 इंसिडेंट आता है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है। तो P1 एंड P2 मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जो है वो सीनियर लेवल के कंसल्टेंट जो है वही लोग रिजॉल्व करते हैं, अनलेस अनटिल आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आपका जो सीनियर कंसल्टेंट है उनका अवेलेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारा ऐसा हो सकता है कि आपका जो बाकी सारे कंसल्टेंट हो वो लीव पे हो ऑन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, तो अगर आप सिर्फ अकेले ही हो शिफ्ट में तो वहाँ पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मैक्सिमम जो टिकट है वो P4 एंड P3 का ही आता है, मैक्सिमम यही टिकट ही आता है P4 एंड P3 का, और उसी को ही आपको रेगुलर सपोर्ट करना रहता है। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कितना टिकट सॉल्व कर, आप ऑन एवरेज एक महीने में कितना टिकट सॉल्व करते हैं, तो आप अगर बोलते हो कि मैं 30 to 50 टिकट्स सॉल्व करता हूँ, या फिर अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 to 20 टिकट सॉल्व करता हूँ, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कितना P1 टिकट सॉल्व किया, या फिर आप कौन से कैटेगरी के टिकट सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं नॉर्मली आई सपोर्ट फॉर P4 एंड P3 tickets, out of which 70 to 80% of tickets are from P4 support, and 10 to 20% tickets are from P3 लेवल और P3 सीवियरिटी। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो टिकट्स आता है वो 70 to 80% P4 का टिकट रहता है, और P3 का जो रहता है वो 10 to 20% रहता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज कि आपने कभी P2 हैंडल किया है, P1 हैंडल किया है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो वन इन द project available, I was supporting for the P2 and P1 incident also, but that is maximum we can get per month, we are getting 1 to 2 tickets for P1 and P2, ये आप मेंशन कर सकते हैं। एंड अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितना आप नॉलेज दिखाना सही है, लेकिन सारा नॉलेज है ये बताना, आप जितना ज़्यादा बताओगे फिर उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर से, तो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहे आपका इंटरव्यू क्लियर करना। तो इसके हिसाब से आप जो भी बता रहे हैं, जो भी इंटरव्यू में बता रहे हैं, वो आप जूनियर कंसल्टेंट के हिसाब से बताइए। 3 से 5 साल तक का जिनका भी एक्सपीरियंस रहता है वो जूनियर लेवल का ही कंसल्टेंट रहते हैं। अगर आप 3 साल के एक्सपीरियंस हो, अगर आप 4 साल के एक्सपीरियंस हो, तब भी आप जूनियर लेवल पे ही रहोगे। तो यहाँ पे आपको जूनियर लेवल का ही आपको शो करना है कि आप जूनियर लेवल के कंसल्टेंट है, आपको जूनियर लेवल का काम पता है, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उस पे आपको सारा जो जैसे प्रोसेस हो गया, जैसे बाकी सारे चीज़ें हो गए, आपको मालूम है, तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन काम का एक्सपीरियंस आप सिर्फ जूनियर लेवल का ही बताइए अपने इंटरव्यू में, ताकि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में ईजी रहे। तो नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है CR। तो CR एंड SR दोनों का जो टाइम लिमिट रहता है वो आपके SLA के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम CR का मान के चलते हैं कि 1 महीना या फिर 2 महीना भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर severity on and depending on your like how much portion needs to be configured, तो उसके हिसाब से आपका टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड होता है CR के लिए। तो SR के लिए नॉर्मली 3 से 5 दिन का टाइम रहता है। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे, सपोज टेबल लेवल पे चेंज करना है तो आपको यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत है, तो आपको अपने टीम की अप्रूवल की चाहिए, फिर आपके क्लाइंट का, कस्टमर का अप्रूवल चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आपको जो है चेंजेस परफॉर्म करना है, चेंजेस परफॉर्म करके फिर आपको शो करना है अपने कस्टमर को कि हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए नॉर्मली 3 से 5 दिन का टाइम जो है वो SR के लिए लगता है। CR का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, और अगर आपका यहाँ पे अबैपर का कोई रोल है तो वो अबैपर सारे जो टीम्स का जो रहता है, जो टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे
जो टाइम है वो टाइम लिमिट रहता है, और हर सीआर के प्रोसेस के अंदर ये जो टाइमलाइन है ये ऑलरेडी मेंशन रहता है, उसी के हिसाब से आपको काम करना रहता है। तो मिनिमम हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1 महीने का टाइम लिमिट तो होता ही है, कोई भी चेंज हो, कोई भी स्टैंडर्ड चेंज हो। तो आई होप आपको ये सारा जो चीज़ें हैं ये पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं टिकट आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो कोई भी सिवियरिटी का, कोई भी प्रायोरिटी का टिकट आए, कोई भी टाइप का टिकट आए, सीआरआई, एसआरआई या फिर आपका इंसिडेंट लेवल का टिकट आए, आपको कैसे हैंडल करना है। तो चलिए देखते हैं टिकटिंग के बारे में। तो नॉर्मली अभी काफ़ी सारे टिकटिंग टूल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है वो लिया है सर्विस नाउ से। तो सर्विस नाउ अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्विस नाउ लोग यूज़ करते हैं। इसको छोड़ के भी जैसे आपका काफ़ी सारे कंपनी के खुद के टिकटिंग टूल होता है, जैसे मेडी हो गया, और भी काफ़ी सारे टिकटिंग टूल रहते हैं। तो अभी जैसे सर्विस नाउ हो गया, सर्विस नाउ एक टिकटिंग टूल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो सर्विसेज हैं, काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो सर्विस नाउ को अभी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका सर्विस नाउ रहेगा, ये अभी मेजरली यूज़ हो रहा है, तो इसी के लिए हम इसको रेफरेंस में ले रहे हैं। अगर अगर किसी के पास दूसरा कोई टिकटिंग टूल का इंफॉर्मेशन है, अगर कोई रिमेडी, जैसे अगर आपको रिमेडी चाहिए, मैं कभी रिमेडी का होगा तो एक बार आपको दिखा दूंगा उसका स्क्रीन भी। तो नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये सर्विस नाउ का एक स्क्रीन है। सर्विस नाउ में जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेन है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारे जो टैब हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होके मिलेगा, आपके कंपनी के हिसाब से, आपके क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट ने जैसा उसको डिज़ाइन किया होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मली यहीं पे ही रहता है आपका सारा जो पेजेस है वो आपको यहाँ पे रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इंसिडेंट लिखा है, और यहाँ पे आपको नॉलेज दिखा है, यहाँ पे सर्विस कैटलॉग है, यहाँ पे होम पेज है। तो यहाँ पे आप अपना जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो है यहाँ पे आप बना सकते हो। और ये जो स्टार मार्क यहाँ पे है, आपको यहाँ पे ये जो बटन है इसके राइट साइड में, यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर इसको स्टार मार्क कर लोगे तो ये सारा फेवरेट्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप फेवरेट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जितना सारा आपका फेवरेट यहाँ पे मार्क होगा वो आपका फेवरेट के बटन में आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेन स्क्रीन है या फिर मेन नेविगेटिंग जो विंडो है, यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन, सारा जो ऑप्शन अवेलेबल होगा सर्विस नाउ के अंदर, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो तीसरा बटन है, यहाँ पे ये घड़ी का एक बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने रिसेंटली कहाँ पे कौन सा जो है टैब ओपन किया है, या फिर कौन सा आपने यहाँ पे इंसिडेंट ओपन किया है, वो आप यहाँ पे रिसेंट टैब में जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है सर्विस नाउ का एक इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको जैसा चाहिए, सपोज आप इंसिडेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो सारे ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट के अंदर आपको क्रिएट ए न्यू मिल जाता है। न्यू अगर आपको इंसिडेंट क्रिएट करना है या फिर आपको देखना है कि आपके लिए कौन से इंसिडेंट है, तो यहाँ पे इंसिडेंट असाइन टू मी करके एक ऑप्शन इसके नीचे ही मिल जाएगा, इंसिडेंट के नीचे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इंसिडेंट असाइन टू माई ग्रुप, जो आपका ग्रुप है, जो आपका टोटल ग्रुप है, उसके लिए कितना सारा टिकट्स है वो भी आप वहाँ पे, उसके नीचे और एक ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके नीचे आपको कौन सा टिकट आज एक्सपायर हो रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे रहते हैं जो सिलेक्शंस रहते हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको रियल सर्विस नाउ जो है वो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि रियल जो सर्विस नाउ है वो क्लाइंट के लिए रहता है। तो वो सारे जो डेटा है वो हम किसी को बाहर नहीं दिखा सकते हैं। ये हमारे लिए जो एक गाइडलाइन है, या फिर एक जो हमारा मैंडेटरी होता है, आप जो नॉलेज है वो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने क्लाइंट का नॉलेज जो है वो आप किसी को
शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सर्विस नाउ का जो स्क्रीन है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। तो आपको सारा जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जब भी आप नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको सर्विस नाउ का, तो वो लोग मान के चलते हैं कि आपको टिकटिंग टूल का एक्सपीरियंस नहीं रहता है या फिर दूसरे किसी टिकटिंग टूल का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे सारे जो चीज़ हैं उसको नेविगेट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और आपको फर्स्ट टाइम के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे कैसे क्या करना है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका जो सर्विस नाउ है या फिर आपका जो टिकटिंग टूल है अगर वो प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको जितना चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे पता चल गया, या आपको यहाँ पे इंसिडेंट मिल जाएगा, इंसिडेंट या फिर चेंज रिक्वेस्ट सारा जो रहेगा ये आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर रहेगा। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से जाके आपका टाइम लीजिए, आप जाके लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सारा चीज़ जो है वो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है सर्विस नाउ का जो स्क्रीन होता है, जो मेन स्क्रीन होता है वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब भी आप क्या करोगे उसके अंदर जाओगे, यानी कि आप इंसिडेंट लेवल पे चेक करोगे कि इंसिडेंट को कैसे चेक करना है। तो इंसिडेंट पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस का बटन है, तो यहाँ पे इन लोगों ने सेल्फ सर्विस ओपन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे होम, कम्युनिटी एंड आस्क के क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये अलग सा चीज़ है। तो हम देखते हैं इंसिडेंट के लेवल पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करके भी यहाँ पे एक टिकट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका जो सिस्टम है अगर वो ऐसे ही कॉन्फ़िगर किया गया होगा, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल के भी टिकट क्रिएट कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे टिकट क्रिएट नहीं करना है, हमको टिकट का डिटेल्स देखना है, तो उसके लिए हम जाते हैं टिकटिंग के डिटेल्स में। तो जब भी आप क्या करोगे, अपना स्क्रीन ओपन करोगे, तो आपको ऐसा कुछ अंदर में दिखेगा। सपोज आपने क्या किया है, सपोज आप देख रहे हैं कि आपके ग्रुप में कौन से टिकट जो है वो असाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर अब में काफ़ी सारे आईएनसी के नंबर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली सर्विस नाउ का प्लेटफॉर्म पे जो भी इंसिडेंट टिकट होता है वो आईएनसी करके नंबर में आता है। तो आईएनसी में यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे टिकट्स दिख रहे हैं। तो आप जब भी क्या करोगे, अपना सर्विस नाउ ओपन करोगे, वहाँ पे टिकटिंग में जैसे असाइन टू माई ग्रुप अगर आप ओपन करोगे, तो वहाँ पे ऐसे ही आपको काफ़ी सारे नंबर्स दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्वेस्टेड बाय, यानी कि आपका जो यूज़र, कौन सा यूज़र ने ये टिकट रेज किया है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सा इशू के लिए ये वाला टिकट जो है इसको रेज किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म परमिशंस, PYSC लैब शेयर्स, यहाँ पे मॉनिटर परचेज रिक्वेस्ट, यहाँ पे टैबलेट इन विंडोज़ रिकवरी, यहाँ पे आईपैड अनलॉकिंग विद एप्पल आईएनसी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से देख के आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा एरर है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो, तो आप यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी पता है तो आप इंसिडेंट नंबर पे क्लिक करके डिटेल्स में जा सकते हो और डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे डिटेल्स में आप कैसे चेक कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप अपने ग्रुप में जो टिकट्स असाइंड है उसके अंदर आप आते हो, या फिर जो भी आपका टोटल जैसे कि स्क्रीन होगा, तो टोटल अगर आप आते हो अपने टिकट पे, तो टिकट पे आपको ऐसा ही एक स्क्रीन दिखाई देगा। वहाँ पे सारे टिकट्स अवेलेबल रहेंगे, कौन रिक्वेस्ट किया है उसका डिटेल्स और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा, कैटेगरी रहेगा कौन सा कैटेगरी का है, फिर आपका यहाँ पे प्रायोरिटी भी दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे सारे जो हैं वो लो प्रायोरिटी के हैं। तो जैसा हमने बोला था 4, मतलब ये P4 का टिकट है और यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो लो प्रायोरिटी में है। तो यहाँ पे आप इसका स्टेटस देख सकते हैं या फिर स्टेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग कस्टमर, पेंडिंग कस्टमर यानी कि आप कस्टमर से कोई इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग कस्टमर का जो है स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे नए स्टेटस में दिख रहे हैं, नए यानी कि इसको किसी ने अपने नाम पे नहीं लिया है, ये अभी नए आए हुए हैं। तो आपको जो भी नया टिकट है वो न्यू स्टेटस में दिख जाएगा। तो आप ये न्यू स्टेटस का जो भी टिकट है, अगर उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आपको कुछ भी पता चलता है कि आपके रिलेटेड कोई टिकट है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसके डिटेल्स देख सकते हो और उसको चाहे तो अपने नाम पे ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट एक स्टेटस दिखाई दे रहा है असाइंड करके। तो जब भी आप क्या करते हो,
टिकट को असाइन करते हो, मतलब अपने नाम पे ले लेते हो, तो वो क्या रहता है, वो असाइन स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे असाइन के बाद क्या होता है, आप उसके अंदर काम करना चाहते हो, तो नेक्स्ट जो स्टेटस रहता है असाइन के बाद वो रहता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस आपका रहेगा, वो नेक्स्ट स्टेटस है। तो उसके बाद आता है अगर आपको कुछ भी कस्टमर से पेंडिंग है तो यहाँ पे पेंडिंग कस्टमर का रहता है, और नहीं तो अगर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली रहता है स्टेटस। आपको काफ़ी सारे स्टेटस रहते हैं, जैसे पेंडिंग कस्टमर हो गया, फिर न्यू हो गया, फिर असाइंड हो गया, फिर इन प्रोग्रेस हो गया। फिर अगर आपको कहीं भी सप्लायर के पास अगर भेजना है, सपोज क्या होता है, सपोज आपका अबाप टीम जो है वो आपके स्कोप में नहीं है, कोई दूसरा टीम जो है वो अबाप का काम कर रहा है, या फिर आपको क्या करना है, कोई सप्लायर है उससे थोड़ा सा डेटा आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सप्लायर पेंडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे पेंडिंग कस्टमर है वैसे ही पेंडिंग सप्लायर का भी ऑप्शन वहाँ पे रहता है। सपोज आपने कोई टिकट रेज किया है एसएपी को, तो वो एसएपी से भी जो आपका रहेगा, तो एसएपी या इस केस में क्या है, वो सप्लायर है हमारा। तो एसएपी को अगर हम कोई टिकट लिखते हैं, टिकट अगर कुछ भेजते हैं, तो उसको हम पेंडिंग सप्लायर में डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से जो भी आपका एसएलए रहेगा, यहाँ पे आप टिकट का जो स्टेट है वो मेंशन कर सकते हैं, स्टेटस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है मेन स्क्रीन, आपको टिकट का ऐसा दिखेगा। तो जो जब भी आप क्या करोगे, सपोज इस टिकट नंबर के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ऐसा कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इंसिडेंट, इंसिडेंट नंबर, यहाँ पे आपको नंबर है, नंबर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको कॉलर दिखाई दे रहा है, कौन आपका ये जो टिकट है उसने ओपन किया है। नेक्स्ट जो है ये लोकेशन कहाँ के लिए आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी रहेगा आपके सर्विस के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे सब कैटेगरी भी है, अगर आपका कोई सब कैटेगरी होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप जैसे इम्पैक्ट देख सकते हो, वन पे दिया है हाई प्रायोरिटी वाला, अर्जेंसी यहाँ पे मीडियम दिया गया है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो है टू में आता है, यानी कि हाई प्रायोरिटी। तो जैसे कि मैंने बोला था हाई प्रायोरिटी यानी कि ये नंबर टू प्रायोरिटी है, जैसे इम्पैक्ट हाई है लेकिन अर्जेंसी जो है वो मीडियम है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो है टू है, यानी कि ये P2 क्या टिकट है, तो P2 के टिकट के हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको टिकट के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको कब ये टिकट ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन का जो कॉलम है, यहाँ पे आपको कब टिकट ओपन हुआ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये टिकट किसने ओपन किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये टिकट कब ब्रीच हो रहा है आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हो सकता है आपको ये ओपन के नीचे आपका यहाँ पे एक टीआरटी का एक और विंडो मिल जाए, टीआरटी का और एक जो बॉक्स है वो मिल जाए, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये टिकट कब ब्रीच कर रहा है। तो यहाँ पे टीआरटी टाइम एंड ओपन टाइम ये दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टेटस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिव में है। तो यहाँ पे स्टेटस जैसे काफ़ी सारे स्टेटस होते हैं वो आपके ऊपर है, आप इसको स्टेटस जब आप काम करो धीरे धीरे इसका स्टेटस चेंज करते रहो जो भी स्टेटस में है। सपोज जैसा हमने लास्ट जो स्लाइड था वहाँ पे डिस्कस किया था, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है असाइनमेंट ग्रुप। असाइनमेंट ग्रुप यानी कि रिजॉल्वर ग्रुप जो भी है, मतलब आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हो, सपोज आप लॉजिस्टिक ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रुप का जो भी नेम रहेगा, असाइनमेंट ग्रुप का नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे असाइन टू यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल के यहाँ पे सेव या फिर अपडेट अगर कर देंगे तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजॉल्व इंसिडेंट का एक बटन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे रिजॉल्व बटन, जब भी आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा तब आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ जानने की ये बात है कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है टिकट के बारे में वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन फॉर वन इज 19.409
परसेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चीज़ है, क्यों एरर आ रहा है, क्या चीज़ ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा जो डिटेल्स है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे इसके नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि एरर क्या है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई जो फील्ड है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ अगर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे अपने यूज़र को पूछ सकते हैं, और उस कंडीशन में आप यहाँ पे स्टेटस जो है बना इसको रख सकते हैं कि वेटिंग कस्टमर, या फिर आप यहाँ पे पेंडिंग कस्टमर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए वॉच लिस्ट में अगर आप डालना चाहते हैं, सपोज आप कोई टिकट है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आप जानना चाहते हैं कि वो टिकट में क्या प्रोग्रेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट में यहाँ पे ये जो आइकन है इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई टिकट को अगर फॉलो करना चाहते हैं तब भी फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है वर्क नोट में आपको डालना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई भी टिकट पे काम करते हो तो आपका कस्टमर और आपका जो खुद का आईटी टीम है, सपोज आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनका भी एक मैनेजमेंट टीम होगा, और जो क्लाइंट का या फिर कस्टमर का एक मैनेजमेंट टीम होगा। तो वो दोनों ही क्या करते हैं, ये टिकट जो है इसको मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटर करने में, तो जब भी वो मॉनिटर करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं वर्कलॉग में क्या अपडेट हुआ है, क्या चीज़ यहाँ पे काम हो रहा है, क्या पेंडिंग है, वो यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो उसके हिसाब से आपका जो सपोज जो परफॉर्मेंस है, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कहाँ पे कैसे कितना वर्क एफर्ट दे रहे हो, वो सारा कैलकुलेट यहीं से होता है। तो जो कि आपको हेल्प करता है, आपका जब प्रमोशन होगा, जब आपका अप्राइजल रहेगा, वो टाइम पे आपको हेल्प करता है कि आपने कितना काम किया है, उसके हिसाब से आपका जो है प्रमोशन या फिर आपका अप्राइजल के टाइम पे वो काम देता है। तो ये चीज़ें हमेशा देखते रहिए। तो आप जब भी थोड़ा सा कुछ भी काम करो, यहाँ पे वर्क नोट पे अपडेट करते रहो कि यहाँ पे आपने ये काम किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे वर्क नोट के बाद जब आप यहाँ पे रिजॉल्व इंसिडेंट के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एक ऐसा ही एक बॉक्स नया ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप जैसे क्या इशू था, इशू का कॉज क्या था, और आपने कैसे सॉल्यूशन किया है, उसका सॉल्यूशन के लिए एक टैब मिल जाएगा, एक ऐसे बॉक्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन डालना है कि आपने क्या क्या सॉल्यूशन इसके लिए किया है। तो ये बेसिकली नॉर्मली क्या रहता है, अगर आपका ये सही से जो भी काम कर रहा है अगर वो उसको सही से मेंटेन करेगा, तो जो भी नया बंदा आता है, अगर ये एक इशू है, यहाँ पे अगर आप रिलेटेड सर्च रिजल्ट में क्लिक करते हैं तो आपको इस इशू के रिलेटेड में अगर कोई भी नया, अगर कोई पुराना इशू है, वो सारे आपको सर्च में मिल जाएगा। तो वो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या इशू है और इसका प्रीवियसली कैसे सॉल्यूशन किया गया था। अगर आपका पहले वाला जो कंसल्टेंट है अगर उसने सही से मेंटेन करके रखा होगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो नॉर्मली काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो कंसल्टेंट आते हैं उनको छोड़ के जाने के बाद जो नए वाले बंदे आते हैं उनको काफ़ी सारा डिफ़िकल्टी होता है। तो अगर आपके जो क्लाइंट है या फिर अगर आपका जो कंपनी है वहाँ पे अगर ये मेंटेन किया जा रहा है, वर्क नोट सही से मेंशन करते हैं या फिर सॉल्यूशन सही से मेंशन करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा ये जानने के लिए कि ये जो इशू है ये क्यों हो रहा है, और क्या इसका कोई पास्ट केसेस था, उसको कैसे रिजॉल्व किया था, उसको फॉलो करके आप अपना टिकट जो है, इंसिडेंट जो है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा जो टिकट है, इंसिडेंट का जो टिकट है, ये आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो। इंसिडेंट के टिकट को अपडेट कर सकते हो, इंसिडेंट का टिकट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो वंस आप क्या करते हो, अपने नाम पे इसको असाइन करते हो, फिर ये स्टेट चेंज करके, अगर आप अभी काम कर रहे हो, अगर आपको अभी काम नहीं करना है तो आप इसको असाइंड में डाल सकते हो, असाइंड में डाल के छोड़ सकते हो। अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो आप इसको इन प्रोग्रेस में डालो। इन प्रोग्रेस में डालने के बाद ही जाके आप अपना सिस्टम में जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। अगर आपको कुछ भी मिलता है तो आप यहाँ पे आके अपडेट करो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने बिजनेस यूजर के पास से, तब भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, या फिर ईमेल में कम्युनिकेट कर सकते हो अपने यूजर को कि ये इशू के लिए आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन या तो आप ईमेल पे मांग सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जैसा आपका कम्युनिकेशन पॉइंट रहेगा, जैसे टीम्स रहता है, स्काइप रहता है, तो उसके हिसाब से आप अपने क्लाइंट से बात करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है इंसिडेंट हैंडलिंग का प्रोसेस। इंसिडेंट आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट क्या आता है एसएपी एमएम के ऊपर, उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड क्लास अलग से करेंगे। उस टाइम पे हम देखेंगे सिर्फ इंसिडेंट के ऊपर, क्या इंसिडेंट आता है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। हम कुछ जैसे बेसिक इंसिडेंट कुछ होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वही सारे चीज़ें जो हैं हम देखेंगे, डिटेल देखेंगे सिर्फ इंसिडेंट के ऊपर उस टॉप उस क्लास में। तो अभी के लिए बस आप इंसिडेंट कैसे हैंडल किया जाता है, उसका प्रोसेस कैसे रहता है वो आप जान लीजिए, ताकि आपको काम करने के टाइम पे हेल्प मिलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको हेल्प करेगा। आपको काम करने के टाइम पे, काम करने के टाइम पे आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कैसे काम करना है, क्या कहाँ पे कहाँ पे कौन सा इनपुट देना है, तो ये सारा चीज़ आपको काम करने के टाइम पे हेल्प करेगा अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रहता है आपका चेंज रिक्वेस्ट। तो चेंज रिक्वेस्ट जैसे कि सीआर हमने बताया था, तो सीआर का नॉर्मली इतना सारा पेजेस होता है। पहले न्यू में होता है, न्यू मतलब अभी ये चेंज रिक्वेस्ट किसी ने जनरेट किया है, तो यहाँ पे जैसे चेंज नंबर आ रहा है, और यहाँ पे आपको प्रायोरिटी आ रहा है, यहाँ पे आपका रिस्क जो है कितना है और इम्पैक्ट जो है वो कितना है, और यहाँ पे टाइप जो है वो नॉर्मल या फिर हाई प्रायोरिटी या फिर मीडियम प्रायोरिटी वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप जो है, यहाँ पे कौन से ग्रुप के लिए ये टिकट है ये यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे कौन इस रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेगा उसका नाम यहाँ पे रहेगा। तो ये बेसिकली ये सेम है जैसा हमारा इंसिडेंट के लिए था, वैसा ही सेम है। बस यहाँ पे जो चेंजेस है वो ये है कि आपको फेजेस वाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले न्यू में आता है, फिर यहाँ पे एक्सेस में आता है। एसेस में क्या आता है, आपको पहले एसेस करना है जो ये चेंज रिक्वेस्ट आया है, इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या हम कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे एसेस करना है। फिर एसेस करने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन पे आता है। तो ऑथराइजेशन क्या क्या आता है, ऑथराइजेशन मतलब आपको चेंज करने के लिए ऑथराइज किया जाता है। तो यहाँ पे जब एसेस फेज जब खत्म हो जाता है, तो असेसमेंट जब भी खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल यानी कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा कि ठीक है, हमने जो असेसमेंट किया है उसके हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑथराइज। तो ऑथराइजेशन मतलब जो भी यूज़र यहाँ पे असाइन रहेगा उसको हम ऑथराइज करते हैं कि आप चेंज परफॉर्म करो। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस रहता है उसको परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आप एक शेड्यूल बनाओगे कि हम इतना टाइम के अंदर हम इस पे काम करेंगे, और काम करके उसके बाद इसको टीआर को मूव कर देंगे। टीआर यानी कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट होता है। तो जब हम एसीपी का क्लास कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी सारे टीआर जनरेट हो रहा था, हमने उस टाइम पे बताया था कि टीआर को कैसे मूव करना है, क्या करना है। तो वो सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी कर दिया है। टीआर के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके सब्जेक्टिव क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पे टीआर मूव करने के लिए जो शेड्यूल है वो आप यहाँ पे पॉइंट करोगे, फिर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जब आपका शेड्यूल टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका टीआर मूव हो जाएगा आपका प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में मूव होने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब आपका इम्प्लीमेंट हो गया आपका प्रोडक्शन के सिस्टम में। फिर आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। तो रिव्यू करने के लिए क्या करोगे, आप पहले अपना जो टेस्ट सिस्टम है, टेस्ट सिस्टम में जाके वहाँ पे रिव्यू करोगे कि जो हमने, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में जो होता है, सपोज आप दोनों ही सेंड कर रहे हो, आप प्रोडक्शन में एंड आपके टेस्ट सिस्टम में सेंड कर रहे हो। तो टेस्ट में जाके आपको रिव्यू करना है कि आपने जो चेंजेस किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका सही से काम कर रहा है तो फिर आप इसको मूव कर सकते हो प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में मूव करने के बाद आपका यहाँ पे यूज़र भी कंफर्म करेगा, ओके जो टेस्ट एनवायरनमेंट में हमने टेस्ट किया था वो सही है, तो अभी हम इसको भेज सकते हैं प्रोडक्शन में। तो ये हमारा रिव्यू कंप्लीट जब होता है तब हमारा प्रोसेस जो है वो लाइव हो जाता है। तो यहाँ पे लाइव होने के बाद आपका जो काम है वो है क्लोज करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना है। तो पहले जो सीआर आता है, सीआर को नॉर्मली क्या रहता है, एसेस का जो
पॉइंट रहता है, एसेस पॉइंट में हो सकता है आप जूनियर लेवल के, अगर आप कंसल्टेंट हो तो आप अपने सीनियर लेवल के कंसल्टेंट या फिर लीड कंसल्टेंट के साथ बैठ के इसका जो एक्सेस है, इसका जो असेसमेंट है वो कर सकते हो। और असेसमेंट के हिसाब से जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, जो भी आपको देना है अपने क्लाइंट को, वो आप डिसाइड करके दे सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑथराइज आएगा, ऑथराइजेशन के बाद अगर आपको मिलता है कि हाँ आप ही कोई जूनियर लेवल के कंसल्टेंट को ही चेंजेस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको एबैपर का हेल्प लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो बाकी सारे जो प्रोसेस है उसी के हिसाब से काम करेगा। तो ये बेसिकली होता है जो हमारा टिकट हैंडलिंग का प्रोसेस रहता है। सीआर हो गया, एसआर हो गया या फिर इंसिडेंट हो गया, उसका जो हैंडलिंग प्रोसेस रहता है वो बेसिकली इसी तरह से आपको करना रहता है। आई होप आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया है। तो जब तक आप काम करोगे तब तक आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, और उसके बाद आपको जब आप रियल काम करोगे उस टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको थोड़ा अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, कैसे आपको डेटा कहाँ से फेच करना है, वो सारा चीज़ आपको जानना है। अगर आपको कोई भी इन प्रॉब्लम आता है अपने जॉब के टाइम में भी, तो अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपने अगर ग्रुप में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब के रिलेटेड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आप काम कर रहे हो, अगर आपको काम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको, अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं ट्राई करूँगा उसको आपको बताने के लिए। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था हमारा जो टिकटिंग सिस्टम है, जो हमारा टिकट हैंडलिंग है, जो हमारा इंसिडेंट हैंडलिंग है, जो हमारा सीआर प्रोसेसिंग हैंडलिंग है, जो हमारा एसआर प्रोसेस हैंडलिंग है, वो इसी तरह से काम करता है। तो आई होप आपको ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।